Start. Hello students, I am Dr. Komal Rathod, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। जैसा कि मैं कौमार वृत्ति पढ़ाती हूँ, तो आज का मेरा टॉपिक है नियोनेटल जॉइंटिस। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नियोनेटल जॉइंटिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन में आप ये जानें कि जॉइंटिस क्या है। जॉइंटिस is a yellow discoloration of the skin and sclera because of excess deposition of bilirubin। अब हम ये जानेंगे कि ये विजिबल कब होता है, कि जॉइंटिस कब विजिबल होगा। न्यूबॉर्न बेबी जब जन्म लेगा तो एडल्ट स्क्लेरा में जब ये 2 mg पर DL से जब ज़्यादा हो जाएगा तब, और न्यूबॉर्न के स्किन में ये 5 mg DL से ज़्यादा हो जाएगा तब हमें जॉइंटिस के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। आगे चलते हैं। नियोनेटल जॉइंटिस के कॉजेस क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जॉइंटिस कितने टाइप का होता है। जॉइंटिस 2 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और सेकंड है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो है वो 24 आवर्स में ही उसके, मतलब जब बेबी जन्म लेता है तो 24 आवर्स में ही उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जैसे कि इसके होने का रीज़न ये होता है कि एक्सेस में जब मतलब आरबीसी का ज़्यादा से ज़्यादा हिमोलाइसिस होने लग जाए तब होगा। दूसरा टॉर्च इन्फेक्शन, जब मदर जब प्रेगनेंसी टाइम में होती है तो अगर उसे टॉर्च का इन्फेक्शन हुआ है, टॉर्च जैसे कि ट्रिपेनोसोमा और ये जो अदर बैक्टीरियाज होते हैं उनका इन्फेक्शन जब प्रेगनेंसी में हो जाता है तब बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है। दूसरा है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जब देखा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो जॉइंटिस होता है ना, उसे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस कहते हैं। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में बिलिरुबिन इंक्रीज होता है 5 mg पर DL से ज़्यादा, तब उसे पैथोलॉजिकल माना जाएगा। जबकि अंतर यह है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो है ना वो 24 आवर्स के बाद होता है। यहाँ पे इसमें बता रखा है कि इसमें बिलिरुबिन जो है वो 5 mg पर DL से ज़्यादा नहीं होता फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में, और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में 5 mg पर DL से ज़्यादा होता है। देन इसके बाद में ये देखा जाता है कि फिजियोलॉजिकल जो जॉइंटिस है ना वो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, जबकि पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जो है वो कम से कम 14 दिन के बाद तक बना रहता है। इसके बाद में यहाँ पे बता रखा है कि इसमें 14 दिन के बाद कोई सिम्टम नहीं आते फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में, और यहाँ पे 14 दिन के बाद बना रहेगा। तो इसका जो बिलिरुबिन का बढ़ा हुआ लेवल है वो स्किन में, स्क्लेरा में, स्टूल में, बच्चे के यूरिन में सब में दिखता है। नेक्स्ट, अब हम पहले देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है कि नियोनेटल जॉइंटिस होने का रीज़न क्या क्या है। पहले तो हमने कॉजेज देखे, टाइप्स देखे, अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म ये होता है, जैसा कि मैंने बताया कि बिलिरुबिन जो है उसका एक्सेस में लेवल हो जाए। एक्सेस लेवल में अगर बिलिरुबिन बढ़ता है, और वो कैसे होता है कि जब हीमोग्लोबिन एक्सेस में टूटता है। होता क्या है, जब हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है तो हीम अलग हो जाता है और पोरफायरिन रिंग अलग होती है। तो जो पोरफायरिन रिंग होती है उससे बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें इंक्रीज लेवल फर्स्ट पॉइंट बता दिया है। दूसरा है डिक्रीज बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन इन लीवर। जैसे कि आपको मैं बता दूं, लीवर की जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज करने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है। तो अगर वो एंजाइम नहीं है तो ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है लीवर में वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद में उसका जो एक्सक्रीशन है, अगर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, बिलियरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इस वजह से उसका एक्सक्रीशन डिफेक्टिव हो जाएगा, तो भी नियोनेटल जॉइंटिस होगा। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैंने आपको पैथो और फिजियोलॉजिकल 2 टाइप्स के जॉइंटिस बताए। तो इसमें जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है उसके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी। इसमें बता रखा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 आवर्स में ये होता है, बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर होना फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल मीन्स उसे किसी भी प्रकार की पैथोलॉजी नहीं है। जो नेचुरल जॉइंटिस होता है वो है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। और ये इसकी जो बिलिरुबिन की बढ़ा हुआ जो लेवल है 5 ग्राम पर DL से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसमें मैंने बताया है जो कॉजेज मैंने आपको पहले बताए थे उसमें कॉमन कॉजेज मैं बताना चाहती हूँ आपको जॉइंटिस के। जैसे कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, जैसा कि अभी मैंने इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया। एक ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, इसका मतलब आप समझिए। ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर एक RH
नेगेटिव माँ RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है तो उस पॉजिटिव बच्चे से एंटीबॉडी माँ में डेवलप हो जाती है। लेकिन जब सेकंड बेबी होता है तो वो एंटीबॉडी जो माँ के शरीर में बनी है वो एंटीबॉडी सेकंड बच्चे के अंदर जाकर उसकी उसकी जो RBC होती है उसका डिस्ट्रक्शन करती है। अब जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा RBC का डिस्ट्रक्शन होगा तो बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा और जॉइंटिस कॉज होगा। फिर एक होता है एंजाइम, जो कि मैंने आपको बताया G6PD डेफिशिएंसी। इसका मतलब होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी एंजाइम। इसकी वजह से भी जॉइंटिस कॉज होता है। थर्ड होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस। ब्रेस्ट मिल्क होता है कि जब बच्चे की माँ अगर उसे जॉइंटिस, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होने के बाद भी अगर ब्रेस्ट मिल्क करवाती है, फीडिंग करवाती है, तो भी जॉइंटिस कॉज होगा। थर्ड होता है सिफेलोहेमेटोमा। सिफेलोहेमेटोमा का एक रीज़न ये भी होता है कि जब बिलिरुबिन का एक्सेस में लेवल बढ़ जाता है तो वो ब्रेन में जाके जमा होगा, इससे सिफेलोहेमेटोमा होगा। तो ये वाइस वर्सा है एक दूसरे के। और लास्ट जो इसका कॉमन कॉज है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, कॉमनली बैक्टीरिया की वजह से अगर बिलियरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें रिस्क फैक्टर बताए हैं जॉइंटिस के, जिसके मतलब नेमोनिक में आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको याद करने में इजी रहे कि जॉइंटिस के रिस्क फैक्टर क्या क्या है। जैसा कि सबसे पहले J से, जो जॉइंटिस 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स प्री मैच्योर लाइफ में होता है, ठीक है, तो वो जॉइंटिस है। दूसरा, अगर एक सिबलिंग को पहले से हो रखा है तो दूसरे में भी होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा, अनरिकॉग्नाइज हिमोलाइसिस, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप में भी होता है, वो भी एक कॉजेज है। नर्सिंग, इसमें जो ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग की वजह से जो जॉइंटिस होता है वो भी एक रिस्क फैक्टर में माना गया है। एक होता है डेफिशिएंसी G6PD, ये जो एंजाइम मैंने बताया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये एंजाइम होता है, इसकी वजह से भी जॉइंटिस होने का चांसेस रहते हैं। एक इन्फेक्शन है और एक होता है सिफेलोहेमेटोमा, जो मैंने अभी आपको बताए थे। कॉमन कॉजेज में यही रिस्क फैक्टर में आते हैं। और लास्ट है नॉर्थ इंडियन या ईस्ट एशियन जो मदर्स होती है उनके होने वाले बेबीज में नियोनेटल जॉइंटिस होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता रखा है कि अगर बिलिरुबिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका एक्सक्रीशन नहीं होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने के चांसेस हैं। तो इनके कारण है फिजियोलॉजिकल हिमोलाइसिस, हिमेटोमा, पॉलीसाइथीमिया और सेप्सिस, इनकी वजह से जॉइंटिस होगा। अगर कॉन्जुगेशन कम हो रहा है तो इसके चांसेस हैं, और अनकॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है, क्योंकि देखो कॉन्जुगेटेड कम हो रहा है और अनकॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है, तो इसके रीजंस होते हैं गिलबर्ट क्रिगलर नेजर सिंड्रोम। ये मैं बताऊंगी। इसका रीज़न यही होता है कि जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं लीवर की, उनका जो एक एंजाइम होता है ग्लूकोराइल ट्रांसफरेंस एंजाइम क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है उसको मतलब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज करता है। तो अगर वो एंजाइम नहीं है तो इस वजह से कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो जो मैकेनिज्म है उसका नाम यहाँ पे गिलबर्ट क्रिगलर नेजर सिंड्रोम का आ गया है। इसके अंदर स्पेसिफिक उस एंजाइम की कमी की वजह से जॉइंटिस होता है, इस वजह से इसका ये नाम है। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म जिन मदर्स को होता है उनके बच्चे में भी ये चांसेस होते हैं। प्री मैच्योरिटी, अगर कोई बच्चा प्री टर्म हुआ है तो उसमें भी चांसेस रहेंगे। एक होता है इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन होगा। इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि अगर कहीं ना कहीं उसकी बिलियरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस वजह से इसमें एक रोटर डुबिन्सन जॉनसन, हेपेटाइटिस और मेटाबॉलिज्म, इनकी वजह से ये वाला जॉइंटिस होने के चांसेस हैं। एक होता है बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो मैं बता ही चुकी हूँ, इसमें कॉन्जुगेटेड इंक्रीज होगा और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, और ये बिलियरी एट्रेशिया या हेपेटाइटिस की वजह से होता है। अब यहाँ पे बताते हैं कि जैसे आप अपन को पता चल चुका है कि जो बेबी है वो जॉइंटिस है, या हम ये पता करना चाहते हैं कि बेबी को जॉइंटिस है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि ये देखेंगे कि बच्चे का बर्थ कैसा हुआ है, बच्चे का वेट, बच्चे का गेस्टेशनल एज, कि वो टर्म बेबी है या प्री टर्म बेबी है, ठीक है। देन इसके बाद हम उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो अगर हमें थोड़े भी चांसेस लगते हैं तो हम उसकी जॉइंटिस होने की डिग्री चेक करेंगे कि कितने डिग्री तक का, कि फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है, ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर है तो फिजियोलॉजिकल और 24 आवर्स के बाद है तो पैथोलॉजिकल। एंड देन इसके बाद इसमें बता रखा है कि जॉइंटिस की कोई, जो मैंने नेक्स्ट अभी बोला वही सब है इसमें, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के बारे में पता चलेगा। और एक लास्ट ये आता है कि अगर बिलिरुबिन का लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो सीधा ब्रेन तक पहुंच गया है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके,
तो फिर वो कर्नेक्टेरिस में चेंज हुआ है या नहीं। यहाँ पे ये मैंने फोटो बता रखी है नॉर्मल जॉइंटिस और कर्नेक्टेरिस जो बच्चा है। अब यहाँ पे नॉर्मल जॉइंटिस और बाद में सिफेलोहेमेटोमा की कंडीशन आ चुकी है बच्चे में, जिसमें इस डायग्राम में दिख रहा है आपको ये येलो डिस्कलरेशन। सबसे पहले आइस की स्क्लेरा में दिखेगा, देन स्किन में दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमें जब पता चल चुका है कि अब जॉइंटिस है तो हम इसके लेबोरेटरी टेस्टिस क्या क्या करवाएंगे, जो आगे बता रही हूँ मैं। इसमें पहले हम डायरेक्ट बिलिरुबिन चेक करवाएंगे, उसका ब्लड ग्रुप देखेंगे कि होने के पीछे रीजन क्या, RH पॉजिटिव या नेगेटिव मदर से तो नहीं है ये। हेमाटोक्रिट उसका चेक कराएंगे, मतलब टोटल CBC चेक करेंगे उसका। ये G6PD ऐसे यानी इस एंजाइम्स को चेक करेंगे। कूम टेस्ट करवाते हैं, सेप्सिस स्क्रीन करवाएंगे, लीवर और थायराइड टेस्ट करवाते हैं। लीवर टेस्ट में हमारा LFT आता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। टॉर्च इन्फेक्शन को चेक करेंगे। और एक यहाँ लीवर स्कैन जो मैंने बता दी, कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया की वजह से तो नहीं है। अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाएंगे लीवर की, ये चेक करेंगे कि कहीं बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन जॉइंटिस को चेक करने के लिए। यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया, जो मैंने LFT का नाम लिया था। उसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है एक तो AST और ALT। AST की ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज AST एंड व्हाट इज ALT, जिसको SGOT और SGPT भी बोलते हैं। तो AST जो है ASAT इसको बोलते हैं एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, और एक होता है ALTA, इसको बोलते हैं एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज। ठीक है, ये क्या होता है, हिपेटोसेलुलर, मतलब जो लीवर की जो सेल्स होती है ना उनमें ये बड़े हुए मिलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है एल्केलाइन फोस्फेटेज, ये भी चेक करते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, इनका लेवल जो होता है ना वो बढ़ा हुआ मिलता है। ये कॉलेसिस्टेटिक डिजीज लाइक अपन ऑब्स्टेटिक जॉइंटिस जब चेक करेंगे बच्चे में तब हमें ये पता चलेगा। बच्चे बड़े जिनमें भी जॉइंटिस होता है उनमें हम आजकल गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज चेक करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे ये दे रखा है, ये अभी इनका रेशियो बताया, ये जो गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज और ALT है यानी कि एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज, इनका रेशियो चेक करते हैं। अगर ये 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1 इज स्ट्रांगली सजेस्टिव बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। देन इसके बाद में इसका एक ऑप्शन ये भी है बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए हम उसका सोनोग्राफी लें, उसकी अल्ट्रासाउंड करवाएं। यहाँ पे मैनेजमेंट बता दिया, अगर बच्चे में जॉइंटिस है तो हम उसे क्या मैनेजमेंट देंगे। सबसे पहले फोटोथेरेपी, देन इंट्राविनस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। देन इसके बाद में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, मतलब अगर पूरे ब्लड में बिलिरुबिन फैल चुका है तो हम उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर थोड़ा माइल्ड है तो हम ड्रग से ठीक करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोथेरेपी। अगर फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है और वो कुछ समय के लिए, तो हम उसे फोटोथेरेपी से क्योर करेंगे। अब मैं आपको फोटोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। फोटोथेरेपी कैसे होती है, फोटोथेरेपी में ऐसे 2 लाइट्स के वो होते हैं जिनके